Hello, good evening everyone. This is Ajay and now you're watching JKSSB online tutorial. तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पिछली क्लास के कुछ बच्चों के डाउट्स से वो मैं क्लियर करूँगा कि सर एक्सपेंशनरी से डिफ्लेशन कैसे कम होगा और कॉन्ट्रैक्शनरी से आपका इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा। ठीक है, तो ये हाँ ये डिफ्लेशन है ना, हाँ डिफ्लेशन है। लास्ट क्लास में आई थिंक डिफ्लेक्शन हो गया था, डिफ्लेशन है ये। ठीक है, डिफ्लेशन। तो अब देखो, सबसे पहले तो मैं उन सब बच्चों का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ जिसने 2-3 दिन में ही कम से कम हमारे जो प्रीवियस बच्चे थे 200 से 250 के बीच में बच्चों ने एनरोल करा। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। जो भी आपको कंटेंट दिया जाएगा आपको कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी देखो आपको सब कुछ आता होगा। इतना कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करेंगे, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं पहले आपका डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। अब नए बच्चों के लिए जो भी होगा अभी फ़िलहाल प्लान नहीं है, देखते हैं अभी क्या करना है। फ़िलहाल आपकी क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं, ये चलती रहेंगी, ये लगातार चलती रहेगी जब तक आपको एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, बाकी हाँ वो ऐसे अगर आपको लगता है कि डेली की 10-10 क्लासेस दें, वो तो खैर नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ आपकी रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी, यूट्यूब पे क्लासेस बंद नहीं होगी। ठीक है, तो डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है पहले मैं ये थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने बोला था एक्सपेंशनरी का मतलब क्या होता है। एक्सपेंशनरी का मतलब होता है जब गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चे करती है। तो बेसिकली आपको पता है फिजिकल पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर भी कौन करता है? आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था। देखो एक्सपेंशनरी से आपका डिफ्लेशन कैसे कम होगा, समझना ध्यान से, क्योंकि कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट समझते हो क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे, कोई भी क्वेश्चन खुद बना सकते हो। और बार बार डेफिनेशन रट्टा मारने से कुछ नहीं होना, पहले बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो एक्सपेंशनरी का मतलब जब गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे करेगी, तो मैंने आपको बताया था आपकी पॉकेट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगी? मनी आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने खर्चे कहाँ करने हैं? आपको सब्सिडी देगी, आपको हर साल का 4-4, 5-5 हज़ार रुपये जैसे किसान के खाते में आ रहा है, तो वो किस डायरेक्ट आपके खाते में डाल रही है। तो जैसे उसने मनी फ्लो बढ़ गया, आपका मनी ज़्यादा होगी मार्केट में, तो आप सबकी पॉकेट में पैसा आएगा। जब आप सबकी पॉकेट में पैसा आएगा, जब सबकी पॉकेट में पैसा आएगा तब क्या हो जाएगा? और आपको पता आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। ज़्यादा चीज़ें अगर कोई मांग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली क्या होगा? इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? या जब आप इन्फ्लेशन चैप्टर पढ़ोगे तब आप बहुत अच्छे समझोगे। डिफ्लेशन होता है कि जब आपकी चीज़ों का प्राइस इतना कम हो जाता है कि आप प्रोडक्शन करना ही बंद कर देते हो। मतलब चीज़ें इतनी सस्ती हो जाती हैं, मार्केट में पैसा नहीं होता, जिसकी वजह से लोग खरीदना बंद कर देते हैं, डिमांड कम हो जाती है। तो अब क्या होता है? डिफ्लेशन की स्थिति आ जाती है, डिफ्लेशन। अब इसको बढ़ाने के लिए तो बेसिकली आपको महंगाई भी बढ़ानी पड़ेगी। आपको अगर महंगाई वाला तरीका अपनाते हो, आप मनी फ्लो ज़्यादा करते हो, मार्केट में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लेके आते हो, लोगों को ज़्यादा पैसा देते हो, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उसकी महंगाई बढ़ेगी। तो डिफ्लेशन का उल्टा है तो इन्फ्लेशन होता है। जब महंगाई बढ़ती है ऊपर और डिफ्लेशन बढ़ता है नीचे, तो महंगाई आप यहाँ से ऊपर आना चाहते हो तो आप किस साइड जा रहे हो? आप लोग बेसिकली इन्फ्लेशन के साइड जा रहे हो। तो यही तरीका होता है कि जब आप ज़्यादा पैसा मार्केट में लोगों को दोगे, लोगों की पॉकेट में पैसा आएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे। जब लोग डिमांड करेंगे तो कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी। जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो महंगाई भी बढ़ेगी। बोलेगा अच्छा आपकी डिमांड है, लेना है, तो ये दूसरा कस्टमर इतने के ले रहा है, आपको इतना का क्यों दूँ? तो इस तरीके से महंगाई बढ़ेगी। तो डिफ्लेशन से आप महंगाई बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इसलिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है डिफ्लेशन को कम करना। और कॉन्ट्रैक्शनरी से सर वो क्यों होता है? जो आपका कॉन्ट्रैक्शनरी होता है उससे क्यों होता है ऐसा? कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब होता है गवर्नमेंट आपका खर्चा कम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्चा कम करती है और रिसीट ज़्यादा करती है, मतलब आपसे पैसा ज़्यादा लेती है। जब गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा लगाएगी तो आपकी पॉकेट में पैसा जो आना था उसका टैक्स तो गवर्नमेंट लेगी ज़्यादा,
आपके पास मनी कम हो जाएगी। जब मनी कम होगी तो आपकी डिमांडें कम हो जाएंगी, डिमांड कम होगी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो क्या होगा गाइस, डिफ्लेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसलिए लाई जाती है मार्केट में जब आपकी मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। जब महंगाई क्यों बढ़ी थी, पिछले की वजह से। फिर आप ये पॉलिसी लेके आओगे, ये पॉलिसी तब लेके आओगे जब आपको पता है कि मैंने पैसा पहले ज़्यादा दे दिया, लोगों की डिमांड बढ़ गई है और डिमांड बढ़ने से महंगाई भी बढ़ गई है। अब आपने क्या करना है, इस महंगाई को कंट्रोल करना है। तो आप क्या करोगे, आप ये वाला रास्ता बनाओगे कि लोगों की जेब से पैसा कम करो, ताकि लोग डिमांड कम करें, प्रोडक्शन थोड़ी कम हो, जिसकी वजह से डिफ्लेशन हो। क्योंकि प्रोडक्शन कम होगी तो डिफ्लेशन अपने आप आएगा, लोग सामान कम बनाएंगे, लोग कम खरीदेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, महंगाई कम होगी, मतलब डिफ्लेशन कम होगा। तो बेसिकली ये डिफ्लेशन होगा, क्योंकि आप महंगाई से डिफ्लेशन, जब महंगाई ज़्यादा दूर होगी आप नीचे आना चाहते हो, तो नीचे क्या आते 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 डिफ्लेशन है, तो आप महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये पॉलिसी लेके आते हो। तो इसका मेन टारगेट होता है कि आपका इन्फ्लेशन कम करना, क्योंकि इन्फ्लेशन अपने आप कम होगा जब आपसे पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, तो आपकी डिमांडें कम होंगी, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगी तो डिफ्लेशन आएगा। डिफ्लेशन मतलब नीचे जा रहे हो, तो महंगाई ऊपर जा चुके थे अब नीचे आ रहे हो, तो जब नॉर्मल पे आओगे तो ये पॉलिसी आप फिर से दूसरी पॉलिसी नॉर्मल यूज़ करोगे। तो ये तरीका होता है पहले वाला डिफ्लेशन को और दूसरे वाला इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। और बैलेंस बजट जो होता नहीं बेसिकली, ठीक है, बैलेंस वाला कहीं होता नहीं है। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आज की क्लास में आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाने वाला हूँ, इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म होगा और हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर 2 के, और बहुत अच्छे से एमसीक्यू लगाएंगे। अब आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा उसके साथ साथ, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखते जाओ, एक एक करके मैं आपको समझाता जाता हूँ। तो गाइस सबसे पहला डेफिनेशन आप लिख लीजिए, जो आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले लिख लीजिए आप डेफिसिट। आपको बिल्कुल हिंदी में मतलब को समझना है, ठीक है। फाइनेंसिंग, देखो इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसलिए मैंने बेसिक क्लासेस ली थी सारी। अगर आप पहले दिन से क्लासेस देख रहे हो गाइस, तो आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि इकोनॉमिक्स को किस प्रकार आपको समझ के करना है। ये बहुत आसान होती है, बिल्कुल रियल लाइफ में ये आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है, डेली आप इस पर काम करते हो। तो डेफिसिट मैंने क्या बोला था, जो भी आपका घाटा होता है, कहीं भी आपने उधार लिया हो, जैसे मान लो आपको खर्चे करने थे 120 और आपके पास था सिर्फ 100, आपने 20 रुपीज़ किसी से उधार लिए अपने खर्चे पूरे करने के लिए, तो इसको बोलते हैं, यही जो घाटा है इसको डेफिसिट बोलते हैं। इस डेफिसिट को क्या करना, फाइनेंस करना, मैनेज करना, किस प्रकार इसको पूरा किया जाए। मतलब इसका मेन इंटेंशन होता है टू रिकवर डेफिसिट, जितना भी घाटा है उसको रिकवर डेफिसिट, जितने भी घाटे हैं उन सबको रिकवर करना, उसी को बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। तो फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, जो भी आपके घाटे हो रखे हैं उन सबको रिकवर करना। अब ये घाटे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। आप हो सकता है जैसे गवर्नमेंट की बात हो रही है, सब कुछ गवर्नमेंट करती है क्योंकि इसको कंट्रोल भी गवर्नमेंट करती है। हो सकता है गवर्नमेंट ने आरबीआई से उधार लिया हो सकता है पब्लिक से उधार लिया हो सकता है उसने किसी कंट्री से उधार लिया हो, तो कुछ भी हो सकता है। इस तरह का जो जितना भी उधार होगा, जितना भी उधार का पैसा होगा, ठीक है, बोरो किया हुआ, वो सारा का सारा क्या होगा, आपका डेफिसिट होगा, और उसको ही मैनेज करना, उसको फाइनेंस करना, यही कहलाता है आपका डेफिसिट फाइनेंस। तो ये बात छोटी सी आपको याद रखनी है, क्या होता है इसका मतलब, जितने भी डेफिसिट है उसको रिकवर करना, ये नाम से ही पता चल रहा है। ये था आपकी पहली डेफिनेशन। चलो अगली डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, आई होप ये समझ पाए होंगे आप। नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लीजिए आप गाइज, एंड डेफिनेशन नंबर 2, टर्म्स नंबर 2 लिख लीजिए, उसका नाम है फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है, तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, आपको इस तरीके से याद रखना है। इसका मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जितना भी आप रिसीट कर रहे हो गवर्नमेंट की जो भी इनकम है, एंड टैक्स, जो भी टैक्स इकट्ठा कर रहे हो, किस प्रकार का टैक्स लगा के जैसे भी इनकम आपने रेवेन्यू जनरेट करा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, सब में बांटना पैसा
उसी को बोला जाता है फिजिकल फेडरलिज्म। जो भी सरकार की इनकम है उसको किस प्रकार खर्चे करने, कैसे कैसे उसको बांटना स्टेट सेंटर में, उसके लिए हमें कौन बताता है, फिजिकल फेडरलिज्म का मतलब ये होता है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि स्टेट और सेंटर में जो भी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं, आप बोलोगे उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स में फिजिकल फेडरलिज्म बोलते हैं। ये आपका 7th शेड्यूल में लिखा हुआ है, ठीक है, यूनियन लिस्ट में। सेंटर के लिए यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है इसका, ये पॉलिटी का, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए फिजिकल फेडरलिज्म क्या होता है। आगे लिख लीजिए टर्म नंबर 3। टर्म नंबर 3 लिख लीजिए। एक टर्म कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है कि टैक्स हेवन का मतलब क्या होता है। टैक्स हेवन, देखो एग्जाम में जब छोटा सा क्वेश्चन आता है फिर एक सीधी सी डेफिनेशन दे देता है, फिर आप कर नहीं पाते उस चीज़ को क्योंकि आपको समझ ही नहीं होती है। तो आप ज़्यादा चीज़ें लर्न नहीं कर सकते, चीज़ों को समझने की कोशिश किया करो, अपने आप हो जाएगा। तो टैक्स हेवन क्या होता है, अब आपको पता है हेवन क्या होता है। तो टैक्स मतलब अच्छे वाला टैक्स हेवन, इसका मतलब होता है लगभग नो टैक्स, किसी भी चीज़ पे जब गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाते उसको बोलते हैं टैक्स हेवन। या बोलते हैं कि वेरी लेस टैक्स, ना के बराबर टैक्स लगाना, उसको बोलते हैं टैक्स हेवन। तो टैक्स हेवन का मतलब यही होगा कि ऐसा टैक्स जो आपको बिल्कुल भी दिक्कत करे ना करे। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट पानी बिजली के बिल वगैरह ना के बराबर आते हैं, किसी किसी का जीरो बिल आता है, तो उसको बोलते हैं क्या, टैक्स हेवन, टैक्स हेवन। जैसे आप बोल सकते हो ये बड़ी बड़ी जो अच्छी कंट्री डेवलप वो करती हैं, जैसे आपका लग्जमबर्ग कंपनी है, कंट्री है, ये आप देखो वहाँ पे सारे किराए फ्री हैं, गाड़ियाँ फ्री चलती हैं, किसी का कोई किराया नहीं लगता, सब कुछ फ्री है। तो ये है आपका कौन सा टैक्स, टैक्स हेवन, ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ टैक्स हेवन। जैसे आप बोल सकते हो स्विट्जरलैंड एटसेट्रा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टैक्स हेवन। आगे बोला जाता है टैक्स के रिलेटेड ही एक टर्म आती है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग कुछ नहीं है, जैसे आप क्या करते हो, आप ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करते हो। तो सबको पता होगा ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है, जब आप टैक्स की चोरी करके गवर्नमेंट को टैक्स ना दे के पैसा छुपा के रखते हो उसको बोलते हैं ब्लैक मनी। और उसको वाइट बनाना, जब आप लीगली सबको बता देते हो कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, अभी मेरी प्रेजेंट इतनी, मैं यहाँ से इतनी कमाई करी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, उस पर टैक्स देते हो, वो होती है वाइट मनी। तो आप ब्लैक मनी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करते हो, उसको वाइट बना लेते हो, लीगल बना लेते हो कि मैंने कैसे कैसे ये कमाई है, अपनी तरीके से कमाई बना लेते हो। तो इसको कैसे कहते हैं, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, आई थिंक शिवाजी द बॉस, ये एक मूवी आई थिंक रजनीकांत की, एग्जैक्ट मेरे को नाम याद नहीं, यही था आई थिंक। तो देखना आपने, देखना उसको वाइट ब्लैक मनी को किस प्रकार रजनीकांत क्या करता है, वाइट बनाता है। पहले वो फॉरेन में बेचता सारी मनी, लोगों के अलग अलग ट्रांसफ़र करता है अकाउंट में, वहाँ से कैसे वापस वो उसके पास ही वापस आ जाती है घूम फिर के, तो वो कैसे वाइट करता है, उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करना। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करना, ठीक है, बाद में लीगल बना देना। तो इसमें कुछ खास है नहीं समझाने वाला, ठीक है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। तो कैसे कैसे करते हैं ये अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग आपको ऐसे याद रखना है, जो भी ब्लैक मनी इसको वाइट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। और टैक्स हेवन मतलब ऐसा टैक्स जो ना के बराबर हो। अगला लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट गाइस, क्वेश्चन 5 टर्म्स कौन सी होगी, टर्म्स नंबर 5 टैक्स इवेजन। ये छोटी छोटी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये एग्जाम में आई हुई हैं काफ़ी टाइम, मतलब काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है ये। तो टैक्स इवेजन क्या होता है, ये होता है जब आप इलीगल तरीके से मनी रखते हो, जब आप इलीगली मनी छुपाते हो। कैसे इलीगल मतलब, आपके पास था 10 लाख, आपके पास था 10 लाख और आपने 5 लाख अलग से कहीं घर पे छुपा के रख दिया, और 5 लाख आप गवर्नमेंट को बता रहे हो मेरे पास 5 लाख रुपीज़ है। तो गवर्नमेंट को टैक्स कितने पे दे रहे हो, 5 लाख पे। टैक्स कितने पे दे रहे हो, 5 लाख पे। एक्चुअल में कितना था आपके पास, 10 लाख। और जो आपने बचा लिया बीच में, ये आपने इलीगल तरीके से पैसा बचाया, इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन, मतलब टैक्स की चोरी करना। टैक्स इवेजन कहलाता है टैक्स की चोरी करना, जब आप
गलत तरीके से मनी को सेव करते हो। तो जितना होता है एक्चुअल में वो बताते नहीं हो, बताते कुछ और हो जिस पे आपको टैक्स देना होता है, और पूरा पैसा नहीं बताते। कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन कभी भी पूरा टैक्स नहीं देता। वो क्या करता है, तभी तो उसको डर होता है इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाएगी। ये सब डर क्यों होता है? क्योंकि वो टैक्स बचाना चाहता है। और लोग ब्लैक मनी क्यों बनाते हैं? क्योंकि मान लो आपकी 100 इनकम है और आपको 30 रुपये टैक्स देना था, लेकिन इसी 100 को आप किसी दूसरे बाहर के बंदे को ब्लैक बनाने से, ब्लैक से वाइट, आप गवर्नमेंट को बताया नहीं कि मेरे पास 100 रुपीज़ है। अगर बताते तो 30 रुपये टैक्स देना पड़ता। आप क्या करते हो, इसी को अगले एजेंट को 10 रुपये देते हो और 90 रुपये वापस आते हैं। तो कौन बंदा होगा जो अपना 100 में 90 ना चाह के 30 रुपये दे के 70 वापस ले? तो वो करोड़ों अरबों में प्रॉपर्टी होती है जो ऐसा करते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, इस तरीके का मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। और टैक्स इवेजन मतलब वो पैसे की चोरी करते हैं, कि जितना पैसा वो एक्चुअल में बताते नहीं है और टैक्स देते हैं कम। इसको बोलते हैं इलीगल तरीके से पैसा रखना या टैक्स को बचाना। उसी को बोलते हैं क्या, टैक्स इवेजन। एक होता आपका टैक्स, एक होता आपका टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? टैक्स को अवॉइड करना। तो इसका मतलब होता है टू सेव मनी लीगली। जब आप लीगली पैसा सेव करते हो, मतलब सही तरीके से, उसमें क्या था, इसमें हो सकता है टू सेव मनी इलीगल। इलीगली तरीके से जब आप पैसा सेव करते हो उसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। और टैक्स अवॉइडेंस मतलब टैक्स को अवॉइड नहीं करना। ऐसे समझ लो, टैक्स को अवॉइड नहीं करना, पूरा टैक्स देना। एक ईमानदार तरीके से आपने पैसा रखा हुआ है, लीगली रखा हुआ है, वो गवर्नमेंट को पता है कि आपके पास इतना पैसा है, उसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। ये छोटी छोटी डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि इस टर्म को आप समझ पाओ और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसका आंसर दे पाओ। और कभी कभी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आपके न्यूज़पेपर में आते हैं, फिर आपको न्यूज़पेपर में समझ नहीं आती कि टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है, टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग तो बार बार न्यूज़पेपर में वर्ड घूमता रहता है। तो ये इसका मतलब होता है, ठीक है। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब जब आप पैसा लीगली तरीके से पास रखते हो, बचाते हो। आगे लिख लीजिए गाइज, 7 में नंबर पे लिख लीजिए। नेक्स्ट एक होता है आपका फिजिकल स्पेस। तो स्पेस से मतलब समझ आ जाएगा आपको, स्पेस का मतलब होता है जगह बनाना। तो ये होता है फिजिकल, मतलब जो भी आपके खर्चे वगैरह जितने भी होंगे उसकी स्पेस कितनी है एक गवर्नमेंट के पास। इसमें फिजिकल स्पेस से ये पता चलता है कि गवर्नमेंट की पैसा खर्च करने की कितनी एबिलिटी है, कितनी स्पेस वो बना सकती है, गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर सकती है, उसको बोलते हैं फिजिकल स्पेस। मतलब ऐसे समझने की कोशिश करो, जैसे आपके पास एबिलिटी कितनी थी, एबिलिटी टू एक्सपेंडिचर, एबिलिटी टू एक्सपेंडिचर, लेकिन आपने एक्चुअल में कितना स्पेंड करा या एक्चुअल में कितना एक्सपेंडिचर करा। तो इसी पे डिपेंड करता है आपका इकोनॉमिक का डेवलपमेंट भी। क्यों? देखो आपकी क्षमता कितनी है और आपने एक्चुअल में कितना खर्च करा, किस तरीके से करा, ये डिपेंड करता है। देखो इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान के पास एबिलिटी थी, वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया, ज़्यादा फोकस करा वेपन्स के ऊपर। और इंडिया ने ज़्यादा फोकस करा लोगों की एजुकेशन के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर। और आज कंडीशन ये होगी कि इंडिया वेपन्स में भी इससे आगे हो गया और ऐसे भी इंडिया डेवलपमेंट हो गया इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने इसको इन्वेस्ट सही तरीके से नहीं करा। इवन कि इनकी कैपेसिटी थी कि ये पैसा अच्छे तरीके से, इनके पास स्पेस था कि वो एक्सपेंडिचर कर सकते थे, लेकिन वो इतना एक्चुअल में कर नहीं पाए। इन लोगों ने कहाँ वेस्ट कर दिया, उल्टी चीज़ों में। तो ये होती है फिजिकल स्पेस। फिजिकल स्पेस मतलब कि गवर्नमेंट की एबिलिटी कितनी होती है और गवर्नमेंट ने एक्चुअल में खर्च कितना करा किस फील्ड में। तो जो बीच का होता है उसको बोलते हैं फिजिकल स्पेस। फिजिकल स्पेस मतलब एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपने एक्चुअल में कितना खर्च करा था किस फील्ड में, तो उसको बोलते हैं फिजिकल स्पेस। नेक्स्ट लिख लीजिए गाइज 8 नंबर पे, 7 होगी ना हमारी, 7 होगी, 8वें नंबर पे लिखिए फिजिकल मार्क्समैनशिप। फिजिकल मार्क्समैनशिप क्या होती है आपकी? फिजिकल मार्क्समैनशिप क्या होती है? जैसे मान लो गवर्नमेंट ने पहले कोई टारगेट सेट करा, फिजिकल पॉलिसी बनाई, उसमें टारगेट सेट करा कि इस साल हम इतना इतना खर्चा करके इतनी यहाँ पे सेविंग करें, कुछ भी एक टारगेट सेट करा, और एक्चुअल में वो कितना अचीव करा, एक्चुअल में वो कितना अचीव करा। और दोनों के बीच का डिफरेंस, मान लो आपने बनाया
कि 100 रुपीज़ हम लोग इस साल सेव करेंगे और आपने एक्चुअल में करा 20, तो 20 का डिफरेंस कितना आ गया, 20 का। इसी 20 को बोलते हैं क्या, फिजिकल मार्क्समैनशिप। तो फिजिकल मार्क्समैनशिप के आपको ये पता चलता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी थी कि किस पर उसने काम करा कि नहीं करा, मतलब जो पॉलिसी लाए थे उस पॉलिसी को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। मतलब वो डिपेंड करता है कि आपने टारगेट क्या रखा, उसके बीच का एक्चुअल में हुआ क्या, उसके बीच का जो डिफरेंस हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, 120 हो सकता था, 130 हो सकता था, लेकिन 30 का डिफरेंस ज़्यादा आ गया। चाहे वो डेवलपमेंट हुई कम हुई, लेकिन जो एक्चुअल में आपने टारगेट रखा और उसको अचीव कितना करा, उस दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया, इसी को बोलते हैं क्या, फिजिकल मार्क्समैनशिप। ठीक है, ये आपके तरीका होता है आपकी गवर्नमेंट की एक्यूरेसी निकालने का। इससे आप कर सकते हो चेक एक्यूरेसी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कितनी एक्यूरेसी थी। तो एक्यूरेसी मतलब जितना टारगेट था उसके बीच पहुंचने उसने कितना कम ज़्यादा हुआ, और 20 का जो डिफरेंस उसकी वो बोलते हैं क्या, फिजिकल मार्क्समैनशिप। तो आपको पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट की एक्यूरेसी चेक करने के लिए कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाता है, तो आपका आंसर होगा सर फिजिकल मार्क्समैनशिप वाला। किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, फिजिकल मार्क्समैनशिप। तो ये क्वेश्चन जब आएंगे आप अपने आप समझ जाओगे। इसके बाद आपके MCQs ही करने हैं हमने, ठीक है। फिर उसके बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, MCQ के बाद पढ़ेंगे। पहले हम MCQs करेंगे पहले और इस चैप्टर के, फिर हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, ठीक है। वो 1-2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है लेकिन समझने वाला चैप्टर है। चलो अगली डेफिनेशन लिख लीजिए गाइज। नेक्स्ट लिख लीजिए गाइज, जीरो डेफिसिट बजट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जीरो आपका क्या होना चाहिए, डेफिसिट, घाटा जीरो। मतलब जब आपका खर्चे इनकम के बराबर हो तो क्या आपको कहीं से उधार उठाना पड़ेगा, कहीं से घाटा होगा ही नहीं। तो इसको बोलते हैं जीरो डेफिसिट बजट, जब आपका इनकम एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि एक्सपेंडिचर इनकम के बराबर हो, उसका कैसा, उसको क्या बजट बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जीरो डेफिसिट बजट। इसको बैलेंस बजट भी बोलते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगला पॉइंट लिख लीजिए, डेट ट्रैप। इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी। डेट ट्रैप क्या होता है, जब आपने किसी से उधार लिया होता है, अब वो उधार उठाने के लिए ख़त्म करने के लिए, चुकाने के लिए आपके पास पैसा नहीं होता, फिर आप वही उधार किसी और से उठा के फिर उसको दे देते हो। मतलब पहले ही आपका कर्जा था, आपके ऊपर किसी का कर्जा था, आपने इस कर्जे को ख़त्म करने के लिए किसी और से फिर से कर्जा उठाया और वो उसको दे दिया, इसका फिर से आपका कर्जा हो गया। इसको बोलते हैं डेट ट्रैप। मतलब ऐसे बोल सकते हो, बोरो करना मनी, मनी कुछ भी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, इन ऑर्डर टू पेमेंट ऑफ इनिशियल बोरिंग जो भी थी आपकी। मतलब ऐसे समझ सकते हो कि आपने दोबारा से पैसा बोरो करा, किसके लिए बोरो करा, किसके लिए आपने वो करा, इन ऑर्डर टू पेमेंट, किसकी पेमेंट करने के लिए, जो आपके पहले ही उधार थे। ठीक है, पैसा आपने बोरो करा, किसके लिए बोरो करा, जो आपके पहले ही उधार थे उसको खत्म करने के लिए। तो इसको बोलते हैं डेट ट्रैप, इसको बोलते हैं डेट ट्रैप। डेट ट्रैप क्या होता है कि अगर आप किसी से उधार उठा रहे हो और अगले बंदे का उधार खत्म करने के लिए उठा के उसको दे दिया, इसको बोलते हैं क्या, डेट ट्रैप। और आई होप ये आप समझ पाए होंगे। चलो देखता हूँ एक अदर डेफिनेशन और है तो उसके बाद मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट क्या हो सकता है, चलो ऑलमोस्ट मुझे लगता है ख़त्म हो ही गया। डेफिनेशन इतनी थी जितनी इसकी टर्म्स थी, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ा दी। देखो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग के दिन में बजट का क्या पढ़ाया, मैंने आपको बजट, इसका मैंने आपको फैक्ट पढ़ाए, जितनी भी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, कौन सा पहला आपका RBI का गवर्नर बना, सॉरी RBI बोल रहा हूँ, कि सबसे पहले बजट कौन लेके आया, इसको कौन इंडिया में कौन लेके आया, मैं सब कुछ आपको पढ़ाया। फिर मैंने आपको दूसरी क्लास के बाद मैंने बताया, दूसरी क्लास में, कि फिजिकल बजट या फिजिकल पॉलिसी जो होती है तो उसका टाइप्स क्या होते हैं, उसके टूल्स क्या क्या होते हैं। फिर मैंने इसकी आपको टर्म्स पढ़ाई, ठीक है। मैंने आपको इसके इंपॉर्टेंट हर एक पॉइंट मुझे जो लगता था मैंने आपको पढ़ाया। अब इसके हम करेंगे क्या, क्वेश्चन। तो इतना भी डेप्थ में मत चले जाना कि एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं कर पाओ। जितनी ज़रूरत है उतना ही पढ़ना है और इतना भी कम नहीं पढ़ना है कि एग्जाम में क्वेश्चन ना हो। अगर 2 क्लासेस एक्स्ट्रा पढ़नी भी पड़े तो वो बेटर है कि 2 साल 1 साल वेस्ट करने से तो काफ़ी बेटर है कि 2 क्लासेस एक्स्ट्रा पढ़ लो।
और ऐसा भी नहीं है कि 2 क्लास के चक्कर में जहाँ पे 2 क्लासेस की 3 लग रही है और वहाँ पे भी आप 8 क्लासेस लगा रहे हो, वो भी बेवकूफ़ी है, वो भी आपकी बेवकूफ़ी है। क्योंकि 10 नंबर की इकोनॉमिक्स आएगी, उस 10 नंबर को आपको 10 नंबर के हिसाब से ही पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। 10 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक्स और साइंस में डील कर रहा हूँ और आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा मेरे साथ साइंस और इकोनॉमिक्स को पढ़ने में, बिल्कुल मैथमेटिक्स के स्टाइल में, जिसको आप समझ के पढ़ रहे हो। ठीक है, बस एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, जो भी बच्चे हमारे पास 200 से 250 के करीब जो बच्चे हमारे साथ, हमारे पुराने बच्चे जुड़े हैं, हमने उनके लिए पहले भी अच्छा किया। अभी हम उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपका इसी साल हम सिलेक्शन दिलाएंगे। और इनमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो बैंक एसोसिएट वगैरह में सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो 4th क्लास में हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप इसकी भी हमारे साथ बहुत अच्छे से तैयारी करोगे और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ताकि वो बच्चे भी जो अभी भी एग्ज़ाम पढ़ने के लायक तो हैं, वो इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन यहाँ पे इतने सारे चैनल से वो जो भटक रहे हैं आगे पीछे, जिनको अभी भी एक ऐसा सोर्स नहीं मिल रहा जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। चैनल तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए पढ़ना है आपको, हमेशा अच्छे सोर्सेज से पढ़िए। और हमारे जहाँ से पढ़ के आप कहीं भी पढ़िए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सब कुछ पहले ही आता होगा उनका। तो वो होता पढ़ने का सही तरीका। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।